सुप्रभात छात्रों, मैं संतोष वत्स आपका आपकी नई कक्षा में स्वागत करती हूँ। मैं आपको सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम की पुस्तकों के बारे में बताना चाहूँगी। आपके पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं आरोह भाग 1। इसमें छात्रों 2 खंड हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। दूसरी जो हमारी पुस्तक है वो है वितान भाग 1। छात्रों, ये आपकी पुस्तकें हैं। आज हम इन्हीं पुस्तकों में से आरोहों में से हम गद्य खंड से एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है नमक का दारोगा। पाठ जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है उसका हम पठन करेंगे। पठन करने से पहले आप अपनी आरोहों की किताब और पेंसिल लेकर बैठें और जो मुख्य बिंदु हों छात्रों उसे रेखांकित करते जाएं। अब हम अपना प्रकरण शुरू करते हैं नमक का दारोगा, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। छात्रों, पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना है। जो समझ नहीं आएगा आप मुझसे दोबारा ग्रुप में भी पूछ सकते हो। प्रकरण शुरू करते हैं नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का, ईश्वर प्रदत्त छात्रों ईश्वर द्वारा दी गई, इसको अपनी पुस्तक में लिखते जाइए। ईश्वर प्रदत्त ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु के व्यवहार करने का निषेध, निषेध मीन्स मना हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात होना किसी कार्य को प्रारंभ करना, शुरुआत होना। तो कोई घूस से काम निकालता था। घूस क्या होता है? रिश्वत देकर। कोई चालाकी से काम निकलवाता था। अधिकारियों के पो 12 हो गए। पो 12 होना भाग्य खुल जाना। कोई पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छाड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। दुर्दशा देखना, बुरी हालत। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ऋण मीन्स उन्होंने धन लिया हुआ था किसी से। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। छात्रों, जैसे लड़कियों को इसमें कैसे बोला गया है कि जैसे घास फूस अपने आप उग जाता है, वैसे ही वो लड़कियां जो हैं वो अपने आप बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए कि क्या चढ़ेगा आपका। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। ऊपरी आय मीन्स ऊपर की इनकम हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। छात्रों, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। मीन्स ऊपरी जो इनकम है वो बहती हुई है, मिलती रहेगी, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है।
तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी ज़रूरत है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। इसको अंडरलाइन करते जाओ छात्रों। गर्जने वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। इसको भी छात्रों अंडरलाइन कर लो, रेखांकित करते जाओ। ये बातें ध्यान से सुनी और जब तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, ये भी रेखांकित करो छात्रों। इस विस्तृत संसार में उनके लिए उन्होंने धैर्य को अपना मित्र बनाया, बुद्धि को अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सगुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए छात्रों। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय था छात्रों। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। छात्रों, जिसके अंदर ये गुण होते हैं कार्य कुशलता का और उत्तम आचार का, उससे हमेशा सब मोहित हो जाते हैं। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। इसको रेखांकित करना छात्रों। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए, किवाड़ मीन्स दरवाजे बंद किए, मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह है गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। कोलाहल मीन्स शोर। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? ये देखिए छात्रों, चित्र में दिखाया गया है। ये पूछ रहे हैं कि ये किसकी गाड़ियाँ हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। कानाफूसी मीन्स कान कान में कुछ बात हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की हैं। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? मीन्स जिन्होंने उनसे ऋण न लिया हो, पैसे ना लिए हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदावर्त चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छाना छात्रों, चुप्पी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखना मीन्स रास्ता देखना कि थोड़ी देर में उनको उत्तर मिल जाए, उन्होंने इंतज़ार किया।
वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। छात्रों, इसको रेखांकित करना है। नमक के क्या थे? ढेले थे। पहले छात्रों पिसा हुआ नमक नहीं आता था, उसके ढेले आते थे, बड़े बड़े पीस आते थे, टुकड़े आते थे। पंडित अलोपीदीन अपनी सजीले रथ पर सवार, सजीला मीन्स सजे हुए रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। यथार्थ में सच ही था। छात्रों, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगा कर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास, लिहाफ क्या होता है छात्रों? कवर, जैसे रजाई का कवर होता है उसको हम लिहाफ बोलते हैं। ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम सभी आपसे बाहर हो सकते हैं। छात्रों, आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था वंशीधर, पर ईश्वरीय की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, इसको रेखांकित कीजिए छात्रों, उसका नाम क्या था? जमादार बदलू सिंह। तुम इन्हीं हिरासत में ले चलो। मैं हुक्म देता हूँ। हुक्म देना मीन्स आदेश देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी ने जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते न देखा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। झिझकना मीन्स संकोच करना। बहुत दिन बाद दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते।
धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। संग्राम होना मीन्स युद्ध होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। आक्रमण 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इसमें अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 तक निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर क्या? किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को कभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। छात्रों, इसको रेखांकित करो। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। छात्रों, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक, वृद्ध, सबके मुख से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाले ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्धदली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, कर्म मीन्स काम करना, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। इसको भी रेखांकित करना है छात्रों आपको। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना उसके बाद तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था छात्रों, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र थे, न गवाह थे, किंतु लोभ से डांवाडोल थे। यहाँ तक कि मुंशीधर को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था छात्रों। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने
अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण में सबूत निर्मल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सज्जन बांधुओं ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोगे एक ही सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अनिवार्य मीन्स जरूरी। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मोतली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी को पहले ही से कुड़ बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भक्त बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनकर चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकार्थ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उन्होंने यात्रा करने की सोची थी कि वो कहाँ पर यात्रा करेंगे? जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करेंगे। ये किसने सोचा था? उनके माता पिता ने। छात्रों, इसको भी रेखांकित करो। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात ही नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पक्षियाँ, बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे, साथ में मुंशी आगवानी को दौड़े। देखो तो पंडित अलोपीदीन है। झुक कर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह में तो कालीख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना करिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ,
अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, वात्सल्यपूर्ण मीन्स प्यार भरे स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित अलोपी दीन ने मुंशीधर से कहा, दरोगा जी, इससे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने आपको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीधर को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाते की बात असह्य से प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। इसको छात्रों रेखांकित करो। सद्भाव झलक रहा था, गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविन्य हुई है उसे क्षमा कीजिए। कि जो मुझसे बुरा काम हुआ है, जो मैंने आपको बुरे अपशब्द बोले हैं, उनको मुझे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर होगी। अलोपी दीन ने विनय भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु अस्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। त्रुटि मीन्स गलती। अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर करना। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव में कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तक कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमू रोवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इसको अंडरलाइन करो। उसने क्या प्रार्थना की कि आपको सदैव वही बना के रखे, उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, नज़र से देखा
और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। प्रफुल्लित मीन्स खुश होकर गले से लगा लिया। छात्रों, ये था आपका नमक का दरोगा पाठ जो आपने सुना और मुख्य बिंदुओं को भी रेखांकित किया। उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर दोबारा से ये पाठ पढ़ोगे और समझोगे। जो पाठ से संबंधित छात्रों कुछ भी समझ न आया हो तो मुझसे ग्रुप में लिख कर भी पूछ सकते हो, और जो प्रश्नोत्तर हैं उसको आपको फाइंड आउट करना है, यानी उत्तरों को ढूंढना है। छात्रों, क्वेश्चन आपके ये हैं सामने 1 से 4। सिर्फ आपको मैं होमवर्क में क्या दूंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ही आपको ट्राई करना है, ठीक है। और अगले जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें मैं इनके उत्तर लिखकर डाल दूंगी, जो आपको फेयर नोटबुक में आपको लिखने हैं, ठीक है छात्रों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगली वीडियो में फिर नए प्रकरण के साथ आपके सामने आपकी प्यारी संतोष वत्स मैम फिर से हाजिर होंगी। धन्यवाद।